स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। प्रीवियस पीरियड में मैं पढ़ा रहा था प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो प्रत्येक प्लांट सेल में होता है। और हमने क्लोरोफिल के बारे में चर्चा किया था। इसके जो पार्ट ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलेक्वाइड होता है उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, और क्लोरोफिल के बारे में मैंने चर्चा की थी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मोस्टली क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वह सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फोटोसिंथेसिस में मेनली रेड कलर का जो लाइट है और ब्लू कलर, मेनली रेड कलर और ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू कलर एंड मिनिमम इन ग्रीन कलर। इट मीन्स ग्रीन कलर is not absorbed in photosynthesis. Mostly plant reflect green light. That's why you see the leaf green. Actually, color of the object depends on the color of the light reflected by the object. यानी किसी ऑब्जेक्ट का कलर अपना कलर नहीं होता है, वो जिस कलर के लाइट को वह अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है वही कलर उसका होता है। तो लीफ ग्रीन दिखने का मतलब यह है कि वह ग्रीन कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और मेनली रेड और ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है। अब मैं आज आपको लीफ के क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बता दें। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वह लीफ में ही होता है और लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहां मैं पहले डायग्राम बना लिया कि डायग्राम बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं पहले बोर्ड पर बना दिया। ये देख रहे हैं लीफ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है जो हम क्रॉस सेक्शन कटिंग करते हैं और स्लाइड बनाते हैं, टेम्पोररी स्लाइड। ये देख रहे हैं कि लीफ का जो है यह लीफ का ब्लेड है, ब्लेड, या हम इसको ये ब्लेड है। ये देख रहे हैं कि ये वेन है और ये जो है मिड लीव है। इसका एक सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन समझ रहे हैं? जब ऐसे काटते हैं, ट्रांसवर्सली किसी चीज को हम काटते हैं और जब हम लैब में सेक्शन बनाते हैं तो इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और जब हम लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। तो यह जो है लीफ का क्रॉस सेक्शन है। हमने क्रॉस सेक्शन को दिखाने का प्रयास किया है। फिर यू पुट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए leaf in under compound microscope, you can see the following features in the leaf. The uppermost layer
इट इज वेरी थिन लेयर, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि लीफ के ऊपर एक पतला क्यूटिकल का एक लेयर होता है जो प्लांट को, जो लीफ को एक्सेस लाइट, डेसिकेशन और एक्सेस वाटर से भी उसको, प्लांट को प्रिवेंट करता है। उसके नीचे आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल है, और एक जो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट उसी मीजोफिल लेयर में पाया जाता है। मैं थोड़ा लीफ का आपको दिखाता हूं। ये लीफ है, ये देख रहे हैं, इसी का क्रॉस सेक्शन यहां दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर देख रहे हैं कि यह जो है लीफ ऐसे होता है, ये अपर पोर्शन है लीफ का, ये लोअर पोर्शन है। जब हम अपर एपिडर्मिस क्यूटिकल को हटाते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि ये एपिडर्मल, ये देख रहे हैं जो एक पतला पॉलीथीन की तरह, पतला प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रहा है, यह जो है एपिडर्मल सेल है। उस एपिडर्मल सेल के नीचे हम देख सकते हैं, मैं नजदीक ला रहा हूं उसको, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है ये मीजोफिल है, और इसी में स्पंजी लेयर है जिसमें सेल के बीच एयर स्पेस देख रहे हैं, एयर स्पेस है, यानी ये स्पंजी होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर वह जो है स्पंज के तरह जो है वह लूज होता है। और इसी स्पंजी लेयर यानी मीजोफिल में कह सकते हैं कि सेल जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। एक क्लोरोप्लास्ट जो देख रहे हैं, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है। और यह सेल जो होता है, मीजोफिल का जो सेल होता है वह लूजली पैक्ड होता है, इसीलिए इसमें एयर स्पेस है, इसलिए स्पंजी लेयर भी कहते हैं। और सबसे नीचे देख रहे हैं कि लोअर एपिडर्मिस, यही है लोअर एपिडर्मिस देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस है। इसी एपिडर्मल सेल के नीचे ये क्लोरोप्लास्ट होता है। और लोअर एपिडर्मिस याद रखिए, यहां देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में देख रहे हैं दो सेल के बीच में गैप है, ये स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होता है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बच्चे गलती करते हैं, फिगर देख रहे हैं आप, आपके बुक में भी है कि स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। और ये दो जो है गार्ड सेल है, गार्ड सेल, each stomata is enclosed by 2 kidney shaped guard cell। तो यह गार्ड सेल है और ये स्टोमेटल पोर हुआ या स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में होता है। ये है लीफ का आपका क्रॉस सेक्शन, यानी स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज इतना देर थोड़ी हो गई। हाँ, स्टोमेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब थोड़ा हम स्टोमेटा के बारे में आपको मैं बता दूं कि स्टोमेटा का क्या रोल है। स्टोमेटा हमने कहा कि लोअर एपिडर्मिस में होता है, या देख रहे हैं कि ये स्टोमेटा का डायग्राम है। स्टोमेटा में दो देख रहे हैं किडनी शब्द जो है,
ये स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। Each stomata is bounded by two kidney shaped guard cells, two kidney shaped गार्ड सेल, ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल है और ये एपिडर्मिस में होता है, लोअर एपिडर्मिस में। बीच में देख रहे हैं कि स्टोमेटल पोर है, यह स्टोमेटल पोर है, यह एपिडर्मल सेल से घिरा हुआ है और यहां पर देख रहे हैं कि यह क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टार्च ग्रेन है, स्टार्च ग्रेन है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटल अपैरेटस भी कहते हैं, यानी स्टोमेटल अपैरेटस। इसमें दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल है, एपिडर्मल सेल है, ये स्टोमेटल पोर है, ये जो है आपको स्टार्च ग्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहेंगे कैसे? तो फोटोसिंथेसिस में वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के रूट के द्वारा, और कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा यह स्टोमेटा पर डिपेंड करता है। जनरली दिन के समय यह स्टोमेटा खुल जाता है। क्यों खुलता है? जब गार्ड सेल में व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, व्हेन देखिए ऐसे होता है, ये दो गार्ड सेल है, जब वाटर गार्ड सेल में इंटर करता है देन गार्ड सेल बिकम टर्गिड, गार्ड सेल की टर्गिडिटी बढ़ जाती है, यानी गार्ड सेल टर्गिड हो जाता है एंड स्टोमेटा स्वेल, यानी आउटवर्ड स्टोमेटा यह बाहर की ओर भागता है, अंदर की ओर नहीं। ऐसे है तो बाहर की ओर यह भागता है एंड स्टोमेटा क्या होता है? स्वेल कर जाता है, और स्वेल करता है तो वह बाहर की ओर भागता है। दस स्टोमेटा गेट्स ओपन। जनरली रात में ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाता है, इसलिए वाटर जो है का एब्जॉर्प्शन भी घट जाता है जब, और गार्ड सेल से वाटर जो है वह अपने नेबरल सेल में यानी आसपास के सेल में निकलने लगता है, यानी गार्ड सेल से वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल एंड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। हम लिख देते हैं पहले टर्गिड, टर्गिडिटी देखिए, when water flows into guard cell guard cell becomes turgid, and it swells up, hence stomata opens। तो इस टर्गिडिटी के कारण जब गार्ड सेल की टर्गिडिटी बढ़ती है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, बाहर की ओर वह कनकेव बन जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है, और यह दिन में होता है, स्टोमेटा दिन में खुलता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल,
यानी गार्ड सेल के द्वारा ही स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। रात में जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर घट जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो गार्ड सेल से वाटर जो है बाहर निकल जाता है। व्हेन वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, देन गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड गार्ड सेल्स श्रिंक, thus स्टोमेटा गेट्स क्लोज्ड, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, और इस तरह से स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। दिन के समय जब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता है तो वाटर तेजी से खींचता है, और गार्ड सेल जब टर्गिड होता है तो स्टोमेटा खुलता है। जब रात में जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाता है और उसके सेल में चला जाता है तो स्टोमेटा फ्लैसिड, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में भी, गैसियस एक्सचेंज समझ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, वो ऑक्सीजन निकलता कैसे? प्लांट से। तो ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा, यानी ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझ रहे हैं? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, loss of excess water from in the form of water vapor from the leaf of the plant is called transpiration। तो ट्रांसपिरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा, इसको जब ये जो है क्लोज स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा। तो रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है, दिन में खुलता है। अब जो है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। तो हम इसको लिख दें, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हम लोग बता चुके हैं कि जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलता है तो स्टोमेटा, तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है और वाटर इससे बाहर निकल जाता है और श्रिंक कर जाता है, गार्ड सेल, स्टोमेटा बंद हो जाता है। अब जो है आगे जो है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, आई हैव मेंशन इट, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। दे आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड एंड सच ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दे मेनली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोफ्स, अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कई तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और मैं चर्चा कर चुका हूँ कि कुछ फंगी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग, मतलब जो चीज सड़ रहा है, जैसे आप गोबर फेंक चुके हैं, गोबर बाहर है, सड़ रहा है, आपका कोई कपड़ा है, सड़ी हुई रोटी है, वेजिटेबल मैटर है, ये सड़ रहा है, और सड़ रहा है तो वहां पर ये जो है सेप्रोफाइट उन चीजों को उस पर पैदा हो जाता है और इन चीजों को डिकम्पोज करता है, सड़ाता है, और उससे फूड प्राप्त करता है। वो वहां पर अपना एंजाइम सेक्रेट करता है, एंजाइम के द्वारा उसको डाइजेस्टिबल
और सोलुबल बनाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में सम टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स फीड ऑन और इन, ऑन मैंने कह रहा हूं कि शरीर के ऊपर, इन मतलब शरीर के भीतर, यानी शरीर के बाहर या शरीर के भीतर रह करके उससे फूड प्राप्त करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम से। ऐसे ऑर्गेनिम को पैरासाइट्स कहते हैं, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism live in or on the body of the other living organisms and obtain the nutrients from it is called parasitic nutrition, and such organisms are called parasites, and the organisms that provide food to the parasites are called उसको हम होस्ट कहते हैं, यानी पैरासाइट को जो फूड प्रोवाइड करता है उसको होस्ट कहते हैं। बहुत सारे हैं, कुछ प्लांट भी पैरासाइट है। हमने चर्चा किया था एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स एक साथ एसोसिएशन बना करके रहते हैं। इसमें दोनों के हेल्प से फूड बनता है और बने हुए फूड को दोनों शेयर करते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना होगा। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी एंड दे मेक फूड विद द हेल्प ऑफ ईच अदर एंड फूड इज शेयर बाय देम। यानी इस तरह सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों बेनिफिटेड होता है। अब अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका भी मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी कि ऐसा यह मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। A mode of nutrition in which organisms take complex and solid food, digest it, absorb, assimilate and eject the undigested food. यह एक स्टेप में नहीं होता है बल्कि कई स्टेप में होता है। एक कम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोजोइक न्यूट्रिशन। यह अमीबा में, कैट माने हायर एनिमल्स, अमीबा लोअर एनिमल्स है लेकिन इसमें भी होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा, कैट, काउ, हम लोगों में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको कई प्रोसेस को द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अमीबा के बारे में ही बता दूं कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वह जो है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। एक कहावत है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो है तो ये यूनिसेलुलर, लेकिन इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जिस तरह से हम जो है सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक उस तरह से अमीबा इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है और अनडाइजेस्ट फूड को वह इजेक्ट कर देता है। तो अमीबा इसका कोई यह शेपलेस होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं अमीबा का। अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। और जब हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्लास 9 में बताया था कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। तो अमीबा के करीब जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, तो अमीबा जनरली जो है पैरामीशियम, ऑसिलेटेरिया ये सब खाता है। तो अमीबा के पास जब कोई फूड जब आता है करीब में, तो अमीबा गिव आउट सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो इसका फॉल्स फूड कहते हैं, यानी नकली पैर, वह जो है बाहर की ओर प्रोजेक्ट करता है। अमीबा प्रोजेक्ट आउटवर्ड इट्स फॉल्स फूड कॉल्ड सीडोपोडिया, and with the help of pseudopodia amoeba catch its prey.
Now this ingested prey, means food, is enclosed in a cup-shaped structure. cup-shaped structure यानी जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, उस फूड वैक्यूल में यह बंद कर लेता है, यानी फूड वैक्यूल में। एंड several digestive enzymes is secreted by the food vacuole which help in the digestion of the food inside the food vacuole, यानी फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे एंजाइम्स फूड वैक्यूल ही सेपरेट करते हैं, इसमें हेल्प करता है। यानी फूड वैक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी स्टोमक ऑफ द अमीबा, ये अमीबा का टेम्पोररी स्टोमक है। इसके बाद जब एंजाइम्स के द्वारा फूड डाइजेस्ट होता है तो वह फूड जो है किस फॉर्म में बदल जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में। नाउ soluble and digested food is diffuses into the cytoplasm, यानी अमीबा उस फूड वैक्यूल, हमने जिसको कहा, उस फूड वैक्यूल से बाहर आ जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। कौन फूड, डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड उसके साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। Now undigested food comes to the cell membrane from where it is thrown out, जहां से वह बाहर निकाल दिया जाता है और इसको हम इजेशन कहते हैं, है ना। तो इस तरह से वह सभी सारे प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग में होता है वह अमीबा में भी होता है। और अमीबा में न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझा दूं। ये जब कोई फूड वैक्यूल, यहाँ कोई फूड पार्टिकल जब यहाँ आता है तो अमीबा अपना फॉल्स फूड, जिसको सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया, अमीबा गिव्स आउट इट्स फॉल्स फूड सीडोपोडिया। ये जो है फूड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। अब यह कैप्चर्ड फूड क्या होता है अमीबा में, अमीबा में अब एक वैक्यूल के अंदर आ जाता है। ये फूड वैक्यूल कहते हैं, इसके अंदर आ जाता है। ये फूड वैक्यूल, इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं क्योंकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसको नीचे होता है फूड। इसके बाद यह डाइजेस्टेड फूड जो है, यह डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वह जो है बाहर डिफ्यूज हो जाता है और बाहर निकल जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। न्यूक्लियस है ना, यह साइटोप्लाज्म जो है, अमीबा का साइटोप्लाज्म, उसमें डिफ्यूज हो जाता है। देख रहे हैं बाहर की ओर ये फूड डिफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वह जो है यहां आता है, जहां से वह बाहर जो है फूड, यहां से बाहर वो फूड इजेक्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। ये यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ डाइजेशन होता है। इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है अमीबा में कंप्लीटेड।